बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। ये था जो टॉपिक जो हम कल पढ़ रहे थे उसके हवाले से। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, 3 डायग्राम्स हैं। ये बहुत बड़ा करके दिखाया गया है, ज़ाहिर है कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ज़्यादा बड़ा करके एक चीज़ को हम देख रहे हैं। ये इसी का मॉडल है और ये इसी को यहाँ से कहीं से काट के फ़र्ज़ कीजिए ट्रांसफर सेक्शन यहाँ से बल्कि यहाँ से कटा होगा, ट्रांसफर सेक्शन की शक्ल में दिखाया गया होगा। ये अभी कल बात हुई थी। इसमें जी नहीं, ये और है, पहले इसको देखिए दोबारा। ये येलो कलर के अंदर, ये सेंटर में नर्व फाइबर के अंदर ये एक एक्सोन दिखाया गया हुआ है। अगर आप बहुत गौर से देख रहे हैं तो एक्सोन के बाहर आपको ये यहाँ पे भी बहुत से बार बार फोल्ड होती नजर आ रही हैं। यहाँ पे भी फोल्डेड शो हो गई हैं, यहाँ पे भी। ये चूंकि 3D मॉडल है, इट इज 3D मॉडल, और नाम लिखा हुआ है जिसमें माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो है, वो सेल जो माइलिन शीथ बना रहे हैं वो श्वान सेल्स होते हैं। यहाँ पे इसने श्वान सेल का साइटोप्लाज्म भी शो किया हुआ है, ये उसका न्यूक्लियस भी शो किया हुआ है, और ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, याद रखिएगा। ये जो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है। अगर आप बहुत गौर से इसको देखें, जरा आपने मुझे फॉलो करना है। ये इधर से TS दिखाया हुआ है इसने, आप यूं देखिए, यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से यूं जाते हुए यहाँ से यहाँ तक। क्या आपको महसूस हो रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे ऐसे हो गया जिसमें नजर आ रहा है? क्या आप समझते हैं इस बात को कि ये क्या हुआ है, ऐसे क्यों हमें ये नजर आ रहा है? इसके रीजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको? क्योंकि नर्व सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है सेमेस्टर 4 में फिजियोलॉजी में, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पे ना तो मिलर के अंदर इसकी वजाहत मौजूद है और ना ही आपने इसकी वजाहत पढ़ी होगी। तो हम आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि जहाँ भी नर्व फाइबर्स होते हैं उनके आसपास, नर्व फाइबर असल में नर्व्स ही हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनके एक्सॉन्स हैं, इसके आसपास श्वान सेल्स होते हैं। यहाँ पे ये एक श्वान सेल्स शो किया हुआ है। श्वान सेल आहिस्ता आहिस्ता एक नर्व फाइबर को अपने लपेट में ले लेता है और ये कई बार उसके गिर्द घूम सकता है। मैं अपने हाथ से शो करने लगा हूँ, आपने मुझे मेरे हाथ को फॉलो करना है, इसकी मूवमेंट को। आपने नोट किया मैंने कैसे इसको यूं मूव किया, ऐसे। अब मैं दोबारा करने लगा हूँ, जरा बड़ा करके कर देता हूँ। ये ऐसे यूं घूम रहा है इसके गिर्द। ये जो आप यहाँ पे बहुत सी मेम्ब्रेन देख रहे हैं, यहाँ पे जो देखिए, ये मेम्ब्रेन सिर्फ आपको प्रॉपर जैसे यहाँ दिखाई गई है, ये मॉडल है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चलेगा, ये क्या हुआ हुआ है, कैसे हुआ हुआ है। ये चीज़ें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाके कंफर्म होती हैं कि ये चीज़ हमें कैसे नजर आ रही है। और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इसका माइलिन शीथ। अब यहाँ पे इसने इसको बड़ा करके दरमियान में जो गैप दिखाया है उसका रीजन ये है, श्वान सेल यूं घूमता रहा है और बाहर की तरफ अभी वो इंटैक्ट है। ये श्वान सेल के इस तरह से फोल्ड होने की वजह से ऐसा हुआ है। उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कई बार यहाँ पे आ गई है। अब इसकी जो मजीद खास खासियत है, अब चूंकि बायोकेमिस्ट्री भी मैंने आपको नहीं पढ़ाई हुई, मैंने आपको सिर्फ गालिबन अभी एक ही चैप्टर पढ़ाया था कि मुझसे क्लास ले ली गई थी। अब बायोकेमिस्ट्री चूंकि आपने किसी और से पढ़ी है, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, आपने ये सिलेबस में शामिल था। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब आपके सिलेबस में शामिल हैं या रहे हैं। क्या बता सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, किसी भी सेल की मेम्ब्रेन, उसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कौन से हैं? आम सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है मैंने। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं, जी ठीक है जी, आयंस भी होते हैं। जी उल्फत के जवाब में 3 चीज़ें हैं। अब जिस तरतीब से जवाब दिया है, आपने पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये तरतीब है उल्फत के जवाब की। और कोई जवाब जी, कोई और स्टूडेंट जवाब देना चाहता हो? सेल मेम्ब्रेन में क्या कुछ सर होता है? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और उसके अलावा आयंस सर वगैरह जिस तरह की चलिए, चीजें दूसरा होती जवाब हैं। दिया है जी सादिया ने, उनकी तरकीब है लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। 2 जवाब हो गए जी, और कोई जवाब देना सर चाहते हैं जी? अगर अगर ज़्यादा देखना हो ना तो फिर प्रोटीन्स होंगे। चलें, आपके 2 जवाब हो गए, टोटल 3 जवाब हो चुके हैं जी। और कोई जी? यहाँ तक जो जवाब दिया। अब चूंकि सादिया ने चूंकि पहले प्रॉपर जवाब दिया है, तो याद रखिए कि हम रूटीन में जो इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कहते हैं जी लिपिड्स नंबर 1 पे, प्रोटीन नंबर 2 पे और कार्बोहाइड्रेट नंबर 3 पे, या प्रोटीन को नंबर 1 पे रखें, लिपिड को 2 पे रख लें और कार्बोहाइड्रेट को नंबर 3 पे। कार्बोहाइड्रेट हर सूरत पे नंबर 3 पे आएंगे। लिपिड्स और प्रोटीन को ज़्यादा, जो लोग लिपिड्स को पहले रखते हैं वो वॉल्यूम की बेस पे, लिपिड का वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा होता है
और जो लोग प्रोटीन को नंबर 1 पे रखते हैं उसकी रीज़न ये होती है कि प्रोटीन की अमाउंट यानी वेट ज़्यादा होता है। प्रोटीन की चूँकि डेंसिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर हम केमिकल कंपोजिशन चेक कर रहे हों तो वेट के लिहाज से परसेंटेज में प्रोटीन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप काट के देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो फिर उसमें आपको लिपिड ज़्यादा नज़र आएँगे, लिपिड बाइलेयर। आप इस नाम से वाकिफ़ हैं? लिपिड बाइलेयर। चलें, ये तो हो गया जी कंपोजिशन की हद तक, लेकिन जो कंपोजिशन आपने बताई है, इट इज़ जनरल, यानी ये एक अमूमी है। क्या तमाम सेल्स की तमाम मेम्ब्रेन एक जैसी होती है या उनमें कोई डिफरेंसेस भी होते हैं? बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से बात कर रहे हैं। क्या तमाम सेल्स की तमाम मेम्ब्रेन एक जैसी होती हैं या बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से उनमें कोई डिफरेंसेस भी मौजूद होते हैं? क्वेश्चन आपसे है, पूरी क्लास से है। और ये क्वेश्चन चूंकि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है और बायोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में और गालिबन अब भी पढ़ रहे हैं मेरा ख्याल। जी, एनी आंसर? शफीक, आप क्या कहना चाह रही हैं? आपका माइक ऑन है। सर जी इन 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 जर्नल अगर करें ना तो सेम होती हैं, जी लेकिन अगर लिपिड्स प्रोटीन्स इनकी कंसंट्रेशन को देखें ना तो फिर उनमें वेरिएशन आ जाती हैं। चलिए, उर्फत का जवाब इस हद तक ठीक है कि अगर हम मुख्तलिफ सेल्स के अंदर उनकी परसेंटेज को चेक करें तो उसमें डिफरेंस होता है। यहाँ तक आपकी बात ठीक है। आगे और किस जवाब जी, मजीद कोई जवाब? चलें, सुन लीजिए। आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसका जवाब नहीं पढ़ा होगा। जहाँ तक आपने जवाब दिए यहाँ तक ठीक है सर, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने इस डिटेल में, इस डीप डिटेल में ये टॉपिक नहीं पढ़ा या आपको ये पढ़ाया नहीं गया हुआ इस डीप डिटेल के अंदर। चलें, सुन लीजिए। जब हम, मैंने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था लिपिड बाइलेयर, और आई एम श्योर कि आपने डेफिनेटली ये टॉपिक पढ़ा हुआ है कई बार। एक्चुअली वो फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड बाइलेयर है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। यहाँ तक आपको श्योरली याद होगा, ठीक है। अब जो अगला लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, आपने लिपिड्स की जो टाइप्स पढ़ी हुई हैं, कितनी टाइप्स लिपिड्स की, कौन कौन सी टाइप्स आप सेमेस्टर 3, 4 और 5 में पढ़ चुके हो? कोई बताना चाहेगा? टाइप्स ऑफ लिपिड्स, और खासतौर पर वो टाइप्स जो प्रेजेंट है। फास्ट फूड का नाम मैंने ले लिया है। और जी सर जी स्पोनिफिएबल लिपिड्स और नॉन स्पोनिफिएबल लिपिड्स। नहीं बेटा, आप किसी और तरफ चले गए हैं, वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे चला गया है कि किससे सो फॉस्फोलिपिड, बन। फास्फोलिपिड तो मैंने बता दिया ना। फास्फोलिपिड का जवाब तो मैं दे चुका। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड ठीक है फिंगोलिपिड्स। जी, ठीक है। 2 जवाब आ गए जी, और एक्स्ट्रा यानी और कोई जवाब? चलें, ठीक है जी। चूँकि ये जवाब गालिबन सादिया ने दिया है, ठीक है। याद रखिएगा कि चूँकि आई एम नॉट श्योर कि आपने इस डिटेल, इस डीप डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है पहले से। बहरहाल ये सिलेबस में शामिल था। अब मुझे लगता है आप लोगों ने लिनियर को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा हुआ है, सिर्फ खानापुरी के तौर पे पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा होगा। सेल मेम्ब्रेन, मुख्तलिफ सेल्स की मुख्तलिफ किस्म के सेल्स की मेम्ब्रेन्स में और मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स में फॉस्फोलिपिड के अलावा भी मुख्तलिफ लिपिड्स पाई जाती हैं, जिनमें से स्फिंगोलिपिड्स भी शामिल हैं। और ऐसे ही और भी लिपिड्स की टाइप हैं। अब चूंकि मैं बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था यहाँ पे कि ये जो आप यहाँ पे माइलेज शीट देख रहे हैं, इस ये होती बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन ही है, लेकिन इसमें फॉस्फोलिपिड की बजाय या फॉस्फोलिपिड कम होती है और स्फिंगोलिपिड और कुछ और लिपिड और मौजूद होती हैं, जिसकी डिटेल्स आप दोबारा जाके चेक कर सकते हैं लेंजर में। लेंजर में इस हवाले से पूरा चैप्टर मौजूद है जहाँ पे उसने ये बयान किया हुआ है। ऐसे ही जो क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकाइड मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर भी स्पेशल सल्फोरेटेड लिपिड्स मौजूद होती हैं। ये थी जो वेरिएशंस। पहले यहाँ पे ये बताना मकसद था कि ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं माइलेज शीथ के नाम से, एक्चुअली ये श्वान सेल्स की मेम्ब्रेन है, जिसने सेल को बहुत ज़्यादा फोल्ड किया है, और ये सेल्स बहुत से लिहाज से, कई लिहाज से बहुत खास अहमियत के हामिल होते हैं। पर ये था जी ऑल अबाउट एक पॉइंट जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था बायोकेमिस्ट्री के रेफरेंस से। यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बनी हुई है, मैंने इसकी बहुत थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री को भी आपके सामने बयान कर दिया हूँ। ये था जी, ये हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है जिसका जिक्र हम कल तक जो था। अब हमने इससे आगे जाना है, और जहाँ पे हमने आगे जाना है, अब सिलेबस में टॉपिक कोई और है, लेकिन वो यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं है, किसी और चैप्टर में आगे जाके आया है। अब नंबर 2 में जो तरतीब थी, जैसे मैंने पहले कहा था कि सिलेबस की तरतीब मैच नहीं कर रही है गाइटन की तरतीब के साथ। गाइटन में इस चैप्टर के फौरन बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो नर्व सिस्टम का नहीं है, बल्कि वो मसल सिस्टम का है। चनाचे मैं गाइटन की तरतीब को लेके चल रहा हूँ। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? मैं
चूँकि हम गाइडेंस से स्टडी कर रहे हैं, सिलेबस की जो तरतीब है चैप्टर्स की, वो गाइडेंस के मुताबिक नहीं है। हमने सेल की फिजियोलॉजी उस रेफरेंस से मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी, रेस्टिंग में पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल वगैरह चीज़ें स्टडी कर ली हैं। और अब गाइडेंस में चूँकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मसल्स वाला है, मैं पहले मसल्स की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे आगे हमने क्या पढ़ा। जी, यहाँ पे इसने जो चैप्टर का नाम दिया, चैप्टर नंबर 5 है जी गाइडेंस के मुताबिक ये। सॉरी, चैप्टर नंबर 6 हमने 5 पढ़ लिया था। चैप्टर 6 का नाम है कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। हमने पहले स्केलेटल मसल्स को पढ़ना है। आपने ये टॉपिक भी गालिबन फिजियोलॉजी आपने पढ़ी हुई है, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी सेमेस्टर 4 में, वहाँ पे इसका जिक्र मौजूद था। लेकिन इज़ाहिर है कि यहाँ पे हमने गाइडेंस के रेफरेंस से और ज़्यादा डिटेल के साथ इसको देखना है। यहाँ तारुफ में ही ये इंसान का बाजू दिखाया हुआ है, ये उसके मसल दिखाए हुए हैं, और मसल में से कुछ पोर्शन बड़ा करके, मजीद बड़ा करके दिखाया गया हुआ है। ये वो मसल सेल है जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, इसको हम मायो फाइबर्स के नाम से जानते हैं। जी, अब यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये सर जी, हाँ जी, आप क्या कह रही हैं सादिया? सर आप सिलेबस की तरतीब को ले सर मैं कहती सिलेबस की तरतीब को लेके चलें, वो इजी रहेगा हमारे लिए भी। नहीं, ये पूरा चैप्टर है चूंकि, उसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ। उसमें सिर्फ एक टॉपिक हमारा रह गया था, उसके आगे आपकी बुक में नर्वस सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन जो चीज़ हम पढ़ के हटे हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक है मसल कंट्रैक्शन के साथ। जब हम नर्वस सिस्टम में जाएंगे तो उसमें सेंस ऑर्गन ज़्यादा आ जाएंगे। मैं चाहता था कि जो चीज़ रिलेटेड अभी हम पढ़ के हटे हैं एक्शन पोटेंशियल वाली, उसने मसल के साथ ज़्यादा रिलेट करना है, और जो नर्वस सिस्टम है उसमें बाकी चीज़ें, दूसरी चीज़ें आ जाएंगी जो उससे हट के। इसलिए मैं उसको गार्डन की तरतीब से लेके चल रहा हूँ। हर चीज़ कंप्लीट होगी, सिलेबस पूरा आपका तरतीब से ही कवर होगा, लेकिन वो टॉपिक्स आगे पीछे इसलिए हो रहे हैं कि बुक की तरतीब कुछ और है। जी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन एमसीक्यूज वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी का 40% स्केलेटल मसल पर मुश्तमिल है, और 10% जो है वो स्मूथ मसल्स पर मुश्तमिल है, स्मूथ और कार्डिक पर। अगरचे कंट्रैक्शन के बेसिक प्रिंसिपल सेम है, बेसिक प्रिंसिपल सेम है, लेकिन जो हम डिटेल पढ़ेंगे वो सिर्फ स्केलेटल मसल की होगी, चूंकि यही मसल्स ज़्यादा हैं। हार्ट के मसल्स की अपनी स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, जो कि उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से रिलेट करती हैं। वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो खास तौर पर से उसी को स्टडी करते हैं। लेकिन बहरहाल अभी हमने यहाँ पे पहला टॉपिक जो पढ़ना है हमारा बेसिक, वो है जी फिजियोलॉजिक अनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब मसल का तारुफ एक बार फिर करा दूं, चूंकि आपने मसल्स के नाम से आप पहले से वाकिफ हैं। आपको याद होगा कि मसल वो टिश्यू होती है, बेसिक टिश्यू, जो कंट्रैक्टाइल जिसको कर सकती है। मसल्स की बेसिक दो टाइप्स हैं, अगर आप इन नामों से वाकिफ हैं। एक है अगर फंक्शन के लिहाज देखें, वो है वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल। आप ये नाम से वाकिफ है ना पहले से? वॉलंटरी जो हमारी मर्जी के मुताबिक कंट्रैक्ट होते हैं, और इनवॉलंटरी जो हमारी मर्जी के मुताबिक कंट्रैक्ट नहीं होते। अगर स्ट्रक्चर को सामने रखें तो फिर बेसिक दो टाइप्स हैं, एक है स्ट्रेटेड और दूसरे हैं नॉन स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड में स्केलेटल मसल भी आते हैं और कार्डियक भी आते हैं, और नॉन स्ट्रेटेड में सिर्फ स्मूथ मसल आते हैं। लेकिन याद रखिए कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिहाज से इनकी जो टाइप्स हैं वो दोनों मैच नहीं करती हैं, क्योंकि टोटल टाइप तीन है इनकी, स्केलेटल, कार्डियक, और कार्डियक जो है स्ट्रक्चर के लिहाज से स्ट्रेटेड होता है। आमना इबादुल्ला 841 माइक ऑफ रखे हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से ये मैच नहीं करती, चूंकि टाइप बेसिक इनकी तीन होती है। पर अभी डायग्राम आगे आ जाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हेडिंग आपके सामने है जी, स्केलेटल मसल फाइबर। याद रखिए कि आम जुबान में हम मसल सेल या सिर्फ सेल का इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ मसल सेल है उसी मसल सेल को हम बजाय मसल सेल कहने के मसल फाइबर का नाम देते हैं, चूंकि बारीक, पतला और लंबा होता है, और ये आम सेल से ज़्यादा बड़ा हो सकता है, काफ़ी बड़ा हो सकता है। मसलन यहाँ पे इसने जो जिक्र किया है कि जो मसल फाइबर्स हैं वो 10 से लेके 80 तक माइक्रोमीटर इन डायमीटर हो सकते हैं। डायमीटर का जिक्र किया, मोटाई का जिक्र किया। 10 माइक्रोमीटर से 80 माइक्रोमीटर का मतलब है कि बड़ी आसानी से हम अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं। किस तरह से सोचेंगे आप? मैंने कैसे कहा है कि हम इसको देख सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? चलिए, अभी हमने लंबाई का जिक्र नहीं किया, ये आगे आ रहा होगा, देखते हैं जिक्र किया कि नहीं किया। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि मसल सेल्स या मसल फाइबर की लंबाई वेरी करती है? मुख्तलिफ बॉडी में, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ किस्म के मसल सेल्स की लंबाई वेरी करती है। इसमें सिर्फ डायमीटर दिया है उसका यहाँ पे, और लेंथ नहीं दी हुई है। उसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ
मिसाल के तौर पर अपनी उंगलियों को चेक कीजिए, आपकी उंगलियों में फ्रंट साइड पे जो मसल्स हैं वो 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की रेंज में है। आपके जो बाजू के बाइसेप्स मसल्स हैं, अपने बाजू की लंबाई को देख लीजिए कितना है। अपनी पिंडी, निकाल्फ और थाइस की लंबाई को चेक करें और देखें कि उसमें कितने लंबे मसल हो सकते हैं। बॉडी में मुख्तलिफ जगह पर बहुत छोटे से बहुत बड़े लंबाई के रुख से मसल्स वेरी कर सकते हैं लंबाई के रुख के। जी, इसके अगले पैराग्राफ के अंदर आमतौर पर एक पूरे मसल के अंदर जो मसल फाइबर होते हैं वो पूरी लंबाई के अंदर मौजूद होते हैं। सिर्फ 2% ऑफ फाइबर्स ऐसे हैं। Each fiber is building a each fiber is usually innervated by only one nerve ending located near the middle of the fiber. एक मसल फाइबर यानी एक मसल सेल में आमतौर पर सिर्फ एक ही नर्व का आखिरी सिरा पहुंचता है, इसको नर्व एंडिंग कहते हैं और वो उसको कंट्रैक्ट करने में मदद है और आगे डिटेल्स आएंगी किसी और जगह के। जी, उसके बाद है जी अगला पैराग्राफ है सार्कोलीमा। इसकी डायग्राम अभी आगे आ जाएगी तो क्लियर हो सकेगा। याद रखिएगा, क्या आप खाली इसमें लीमा के लफ्ज़ से वाकिफ हैं? क्योंकि ये सेल बायोलॉजी का टॉपिक है। व्हाट इज लीमा? लीमा किसे शो करता है? एनी क्वेश्चन? सॉरी, एनी आंसर? व्हाट इज लीमा? सर मेम्ब्रेन को। जी बिल्कुल ठीक है। लजित वह लेयर पढ़ाते हैं मेम्ब्रेन। सार्कोलीमा सार्को मसल को शो करता है। सार्को मतलब है मसल और लीमा मेन मेम्ब्रेन, और मसल का मतलब होगा मसल सेल की मेम्ब्रेन यानी मसल फाइबर के बाहर जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये उसका नाम है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये और डिस्कस का, इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट है जी, वर्डिंग है जी, एंड एन आउटर कोट मेड अप ऑफ ए थिन लेयर ऑफ पॉलीसैकेराइड मटेरियल दैट कंटेन्स न्यूमरस थिन कोलेजन फिब्रिल्स। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिससे आप पहले से वाकिफ नहीं है। मसल सेल्स, मसल फाइबर के बाहर ये एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। कोलेजन के नाम से आप वाकिफ हैं पहले से मेरे ख्याल में? कोलेजन का नाम तो याद है कि नहीं याद है? चलें आगे। एक बहुत अहम लफ्ज़ है यहाँ पे, इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया है टेंडन फाइबर। आप खाली टेंडन के नाम से वाकिफ हैं, आपने आई एम श्योर जहाँ पे बाइसेप्स ब्रेका ही पढ़ा होगा वहाँ पे इसके टेंडन का जिक्र पढ़ा होगा। मसल्स टेंडन्स के जरिए अटैच होते हैं बोन्स के साथ, और ये टेंडन्स भी कनेक्टिव टिश्यू हैं और ये अटैच होती है जो मसल को बोन के साथ अटैच करती है। इसके अंदर भी बहुत सी कोलेजन मौजूद होती है, और ये भी अब मालूम है कि एक मसल के अंदर बहुत से मसल फाइबर मौजूद होते हैं, जिसका अंदाजा मसल को काट के इसके टीएस में देखा जा सकता है। अगला हेडिंग है जी मायोफिब्रिल्स, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स में। एक मिनट के लिए इसको आगे ले जा रहा हूँ कि अगर कोई डायग्राम, जी बिल्कुल ये वो डायग्राम जो चैप्टर के स्टार्ट पे थी, दोबारा देखिएगा। ये एक मसल नजर आ रहा है आपको, उस मसल में से थोड़ा सा पोर्शन उसने यहाँ से लिया और उसको बड़ा करके दिखाया। इसके अंदर ये जो ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, जो ये जैसे ये एक नजर आ रहा है, ये ऐसे है, एक ये है, दूसरा ये बहुत से नजर आ रहे हैं। इसको इसने मसल फेसिकुलस का नाम दिया है। उसके आगे इसके इतने से पोर्शन को उसने बड़ा किया यहाँ से यहाँ तक। ये एक मसल फाइबर है, याद रखिएगा। ये जो इतना था जो ऐसे नजर आ रहा है, ये एक फाइबर है जिसमें एक न्यूक्लियस यहाँ नजर आ रहा है। इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस एक होता है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं। डायग्राम में यहाँ पे एक नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मसल फाइबर है जो एक्चुअली एक मसल सेल है। इसके जो बाहर जो दायरा नजर आ रहा है मेम्ब्रेन, ये सार्कोलीमा है। इसके अंदर हर थोड़े फासले के ऊपर, ये तकरीबन 5 माइक्रोन के फासले पे एक एक न्यूक्लियस है। इसके अंदर इस टीएस में यहाँ पे आपको छोटे डॉट नजर आ रहे हैं, इसको इसने बाहर बड़ा करके दिखाया है। इनको मायोफिब्रिल्स कहते हैं। याद रखिएगा ये मसल फाइबर है, और ये जो बाहर निकाल के दिखाया इसने, ये मायोफिब्रिल्स की डिटेल्स ने आगे यहाँ पे दिखा दी। अब इसको ये कह सकते हैं कि हर सेल की कुछ खसूसियात होती हैं। मसल सेल की जो सबसे बड़ी खासियत है, एक अहम खासियत, वो ये है इसके अंदर ये इसके स्पेशल ऑर्गन्स मौजूद हैं जिनको मायोफिब्रिल्स का नाम दिया जाता है। इसकी डिटेल्स हमारे अगले टॉपिक में आ रही हैं, लेकिन चूंकि डायग्राम यहाँ पे आ गई इसलिए मैं डायग्राम को ऐसा बयान करना चाह रहा हूँ। ये एक मायोफिब्रिल है। इस मायोफिब्रिल ने ए बैंड और आई बैंड, डार्क बैंड और लाइट बैंड। आई बैंड लाइट बैंड है, ए बैंड डार्क बैंड है। पूरा लफ्ज़ है एन आइसोट्रोपिक बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। ये जी लाइन, इसने जेड डिस्क का लिखा हुआ है, जेड का जी का लिखा, जिससे ये जी लाइन है, इसको जेड डिस्क के नाम से। इधर ये जी लाइन है, इधर से ये जी लाइन है। दो जी लाइन के दरमियान में एक यूनिट होता है, ये यहाँ पे जेड और जेड के दरमियान में एक सर्कमर या सर्कमियर, जो भी तरफ उसका ने पड़ा हुआ है। यहाँ पे इसने एच बैंड भी दिखाया हुआ है। एच शील को कहते हैं, इसकी ज़्यादा आगे होगी।
और कुछ और लफ्ज़ होंगे जिनके साथ अभी आगे जाके आएंगे। अब ये जो बाकी सब चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, इनका नाम सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी हमने इनको पढ़ना है रूटीन के साथ। यहाँ पे थिक और थिन फिलामेंट्स हैं एक सार्कोमर के अंदर। ये दो जेड लाइन्स हैं, दिस इज द जेड लाइन, दिस इज द जेड लाइन। इसके साथ बारीक वाले थिन वाले फिलामेंट हैं जो एक्टिन है, और इनके दरमियान में मोटे वाले फिलामेंट्स हैं जो मायोसिन कहलाते हैं। मायोसिन के सेंटर में यहाँ पे एच जोन है। एच जोन के सेंटर में एक लाइन होती है, इसको एम लाइन का नाम देते हैं, जो यहाँ पे डायग्राम में तो नहीं दिखाई गई हुई, लेकिन मे बी कहीं लाइन में शो किया हुआ। जी, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, इसने इतने वाले पोर्शन को मजीद बड़ा करके दिखाया है, मायोसिन फिलामेंट को और एक्टिन के फिलामेंट को। ये टॉपिक जो कि अभी चलते रहना है, डायग्राम मैंने इसलिए व्यू करा दिया आपको ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके जहन में हो क्लियर। जी, हेडिंग है जी मायोफिब्रिल्स, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। कुछ चीज़ ऐसी है जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं है, ना डायग्राम में दिखाई हुई है और ना यहाँ पे किया हुआ है। उस मसल सेल में जहाँ पे सार्कोलियम आती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। उसी के अंदर ईआर है जिसको एसआर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसमें कैल्शियम स्टोरेज भी होती है और बाकी चीजें का जिक्र इसमें अभी हो चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो होने के जो एनर्जी पार्ट करते हैं। जी, अब जैसे कि आपने तस्वीर में देखा, हर मसल फाइबर में सैकड़ों तक याद रखिए सैकड़ों या से ज्यादा भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतने, मे बी कि एक मसल सिर्फ 10 हों, 20 हों, 100 जितने भी हों, मायोफिब्रिल्स होते हैं, जिनको डायग्राम के में डॉट या जैसे हम डायग्राम देख चुके हैं वहां पर डिटेल दिखाई गई है। अब यहाँ पे है जी, इस मायोफिब्रिल के अंदर 1500 मायोसिन और 3000 एक्टिन फिलामेंट मौजूद है। ये एक मायोफिब्रिल के अंदर है और ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ये दोनों एक्टिन मायोसिन मुख्तलिफ मालिक्यूलों के मिलने से बने हुए, जिसको डायग्राम में दिखाया गया हुआ है। डायग्राम को अब दोबारा फिर अभी हम आगे दोबारा देखें। अब इस पैराग्राफ पे आ जाइए। मायोसिन और एक्टिन जब हम डायग्राम में देखते हैं, जो डायग्राम आपके सामने है वो तो उसमें आल्टरनेट नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर 3D डायग्राम हो या साइड व्यू से देखें तो ऐसे होगा जैसे आप अपने हाथ की उंगलियों को बंद कर लें, बहुत सी उंगलियां एक ही जगह पे, और दरमियान में एक उंगली रख के उसके गिर्द बाकी उंगलियों को यूं ले आए, वो इस तरह से दूसरे को सराउंड किए होते हैं। अच्छा, अब इसी पैराग्राफ के अंदर वो लफ्ज आना शुरू हो गए हैं, आई बैंड और ए बैंड। हर थोड़े फासले के ऊपर कुछ हिस्सा डार्क और कुछ हिस्सा लाइट नजर आता है। जहाँ पे एक्टिन मायोसिन दोनों इकट्ठे मौजूद हों, पर वो डिटेल जब कंस्ट्रक्शन किया कि वहाँ पे होगा। जिस जगह पे हमें ज़्यादा डार्क पोर्शन नज़र आता है वहाँ पे मायोसिन ख़ासतौर पर ज़्यादा मकदार में होती है, और जहाँ पे सिर्फ एक्टिन होता है वहाँ पे लाइट बैंड है और वो लाइट बैंड कहलाता है। अब आई का लफ्ज़ है आइसोट्रोपिक, और आई बैंड का नाम देने की वजह क्या है इसकी, दे आर आइसोट्रोपिक टू पोलराइज्ड लाइट। अब लाइट पोलराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मेरा ये काम नहीं है कि मैं आपको लाइट पोलराइजेशन के हवाले से, आइसोट्रोपी एक प्रॉपर्टी है केमिस्ट्री के रेफरेंस से, और वहीं से लफ्ज़ निकला है आइसोट्रोपिक, और इसका ऑपोजिट है एन आइसोट्रोपिक। ए बैंड्स आर एन आइसोट्रोपिक टू पोलराइज्ड लाइट। मैं लाइट पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मेरा टॉपिक नहीं है इस वक्त। जी, अब एक्टिन और मायोसिन के दरमियान में क्रॉस ब्रिजेस होते हैं, जिसकी डायग्राम अभी आपके सामने आ रही है, और यही मायोसिन टेल चेन्स, आर्म्स, हिंजेस और हेड्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसकी वजाहत अब डायग्राम के अंदर आएगी। जी लाइन या जी डिस्क जो है, ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट अटैच होते हैं, और इसकी डिटेल्स की तरफ अभी हम आने लगे हैं। अब चूंकि हमने बेसिक नेम ऊपर से देख ली हैं और अभी हमने इसकी डायग्राम्स को यहाँ से लुक एट हियर, ए फॉर एन आइसोट्रोपिक, यहाँ से लेके यहाँ तक। आम ज़बान में इसको हम डार्क बैंड का नाम देते हैं, चूँकि यहाँ पे डार्क ज़्यादा नज़र आ रहा है। रीज़न ये होती है जब लाइट यहाँ से गुजरती है और खासतौर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो ये उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है, जिस जैसे ये डार्क दिखाई देता है। और जो ये जगह है ये लाइट बैंड है। लाइट बैंड के सेंटर में जी लाइन होती है, आधा लाइट बैंड इधर है और आधा लाइट बैंड उसके साथ वाले जो है यूनिट है वहाँ मौजूद है। यहाँ पे सिर्फ एक्टिन मौजूद होता है। ये अभी एक्टिन यहाँ तक है, जब स्लाइडिंग हो गई थी मूव करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। उसके नतीजे के तौर पर जो लाइट बैंड है यानी जो आई बैंड है वो छोटा हो जाएगा, जबकि ए बैंड तकरीबन उतना ही रहता जितना कंस्ट्रक्शन से पहले था। तो अब हम यहाँ पे आ रहे हैं एक्टिन के मालिक्यूल छोटी यूनिट के मिलने से बने हुए हैं। ये आपकी तस्वीर आपके सामने है, इस नाम समझ के ये है जी जी एक्टिन मालिक्यूल्स, ये ऐसे आप जो देख रहे हैं।
ये मॉलिक्यूल जैसे मोतियों की लड़ियाँ होती हैं या जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, ये एक लड़ी है और ये दूसरी लड़ी है, ये इस तरह से आपस में लिपटे हुए हैं और ये डायग्राम बन गई है जी एक्टिन की। इसकी फर्दर डिटेलें जो यहाँ नहीं दिखाई इसमें, इसकी फर्दर डिटेलें जो डायग्राम में शो नहीं की गई आगे आएंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। मायोसिन में आ जाए, इसने मायोसिन को पहले मायोसिन फिलामेंट के पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट दिखाया हुआ है। इसके अंदर ये कुछ चीज़ें यहाँ पे अटैच हैं और उनमें से कुछ चीज़ों को इसने अभ्यास यहाँ पे निकाल के दिखा दिया है। इसमें लाइट जी यहाँ पे है जी, लफ्ज़ चेक कीजिएगा, ये इसके पोर्शन जो बाहर निकाल के बड़े करके दिखाए जा रहे हैं, लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन, ये मायोसिन के पार्ट्स हैं, इसके और भी पार्ट्स हैं। यहाँ पे इसने मुख्तलिफ जगह से यहाँ से काट के दिखाया है, यहाँ से काट के दिखाया है, यहाँ से काट के दिखाया है, यहाँ से काट के दिखाया है। अब चेक कीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से काटा है, यहाँ पे सिर्फ एक्टिन के मालिक्यूल पड़े हुए हैं, यहाँ से काटा है, यहाँ पे सिर्फ मायोसिन के मालिक्यूल नजर आ रहे हैं, यहाँ से काटा है, यहाँ पे चेक कीजिएगा कि जो मायोसिन के मालिक्यूल हैं ज़्यादा है यहाँ पे और ये जुड़े हुए हैं आपस में, जबकि यहाँ पे वो फ्री थे इस जगह पे। यहाँ से काटा है, यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों मौजूद हैं, ये एक्टिन ये वाला है और मायोसिन ये वाला है। इसने इसका कलर जो है दोनों मैच नहीं कर रहे, इस डायग्राम के कलर इस डायग्राम के कलर से मैच नहीं कर रहे। इसको यहाँ पे एक्टिन को अदर कलर में शो करना चाहिए था, तो यहाँ पे किया, या फिर यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहिए था। ये दोनों कलर मैच नहीं हो रही, दोनों सेम कलर हैं। एक्टिन का कलर जहाँ है वही यहाँ पे भी होना चाहिए था। ये डायग्राम बनाने वाले की मिस्टेक है, उससे कलर प्रॉपर हैंडल नहीं हो सका। इतने हिस्से को उसने यहाँ से यहाँ बड़ा करके दिखाया, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, आगे इसकी फर्दर डिटेल आपके सामने आ जाएंगी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। जी यहाँ पे एक सार्कोमर की डेफिनेशन दी गई है, 2000 लग बयान जो एक फासला होता है, ये छोटे से छोटा यूनिट है जहाँ पे कंट्रैक्शन हो सकती है, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 माइक्रोमीटर के बराबर है। और ये इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आएगी, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप उसको जस्ट मामूली से एक लाइन की शक्ल में शो कर सके, इससे ज़्यादा शो नहीं कर सकती। जी अब हम आ रहे हैं जी जी इसने सवाल पूछा है, सवाल क्या इसका हेडिंग है, व्हाट कीप्स द मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स इन स्पेस, कौन सी चीज़ उनको अपनी जगह पे रखती है। अब हमें मेरे ख्याल में सवाल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो पैटर्न है पेपर्स का उससे हट के है। यहाँ पे इसने तस्वीरें दिखाई हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रेफरेंस से, पहले वाले मसल मायोफिब्रिल शोइंग द डिटेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ये जहाँ पे ये देखिएगा, ये डार्क बैंड है यहाँ से यहाँ तक, ये लाइट बैंड है, लाइट बैंड के सेंटर में ये जी लाइन है। ये यहाँ पे दोबारा गौर से देखना, आपको इस पूरे डार्क बैंड के दरमियान में करके हल्का सा लाइट और उसके अंदर एक डार्क लाइन, जो हल्का सा लाइट सा है लाइट एरिया, ये एज जोन है, और जो लाइन नजर आ रही है वो एम लाइन कहलाती है। एम लाइन इतनी प्रोमिनेंट नहीं है जितनी कि जी लाइन होती है। एम लाइन में सिर्फ मायोसिन होती है सेंटर में, और जहाँ पे ये हील जोन है उसमें भी मायोसिन है, लेकिन वो जरा थिन है यहाँ से। और जो ये वाला जोन है यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों इंटरडिजिट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट मौजूद है। ये था जी एक अदद माइक्रोग्राफ की वजाहत, जबकि इसमें इसने कुछ और चीज़ें दिखाई हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस बिटवीन द मायोफिब्रिल्स, जहाँ पे इसने ये एरो के साथ शो किया, और ये टी ट्यूब्यूल भी होगी इसमें। ये वर्डिंग है जी, spaces between the myofibrils showing the structural system paralleling the myofibrils, also shown in cross section are T tubules arrow। ये जहाँ पे इसने एरो दिखाई दी है, टी ट्यूब्यूल है, ये टी ट्यूब्यूल है, और भी हैं बहुत सी टी ट्यूब्यूल्स। ये टी ट्यूब्यूल का नाम से वाकिफ आपने नाम पढ़ा होगा पहले से, इंटरल पे भी और किसी और जगह पे भी। जी इसका फंक्शन जो नर्व इम्पल्स होती है वो टी ट्यूब्यूल के जरिए सेल के बाहर से सेल के अंदर तक पहुंचती है, सेल के अंदर उस जगह तक आ जाती है जहाँ पे ये शो किया गया है, और इस जगह पे आगे आके ज़ाहिर फिर वो इंटरेक्ट करेगी मसल कंट्रैक्शन के हवाले से। ये तस्वीर चूँकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई है इसलिए ये ब्लैक एंड वाइट है।
जी हमारे पास टाइम ख़त्म हो रहा है जी, टाइम शो हो रहा है, सिर्फ 38 सेकंड रह गए हैं। सर जी सर जी जी सर यहाँ पे जो इसने टॉपिक दिया है कि सिलेबस में मसल्स एक्टिविटी ऑन स्केलेटन, ये यही टॉपिक है ना जो हम पढ़ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल यही वाला है, मसल एक्टिविटी स्केलेटल मसल के हवाले से है। और ये हम इसका भी स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें बहुत सी डिटेल्स हैं जो आपको भूल चुकी हैं, उसका असल मसल आपको रिवाइज कराना है, और फिर इसकी कंट्रैक्शन का अमल भी हमें स्टडी करना है। सर इसमें सर जब हमने गाइटन से जी ये स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, ये सारे मसल्स करने हैं हमने? सिलेबस की वर्डिंग को सामने रखिए, चूँकि है तो तीनों शामिल होना चाहिए। सर सिलेबस में तो मतलब वर्डिंग सच ये वर्डिंग बोले, मेंशन नहीं किया हुआ है। वर्डिंग बोले, सिलेबस की वर्डिंग क्या है? सर इसमें इसने ये सिलेबस दिया है की कि वर्डिंग सर मैं बोलती हूँ, बोलूं? जी बोलो। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कंट्रक्शन, ठीक दोबारा है? दोबारा दोबारा मसल्स बोलें, दोबारा बोलें। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कंट्रक्शन, जी हम जो ठीक है? पढ़ के हटे, जी सुनो, अभी जो मैंने मॉलिक्यूल को बयान किया वो एफ एक्टिन जी एक्टिन, उसके जो स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों रिलेट कर रहे हैं। एक हिस्सा हो गया, ये चल रहा है अभी, आगे आगे। सर मसल्स एक्टिविटी ऑन स्केलेटन ये इसकी 2, कंट्रैक्शन होगी उसके 2। बाद जी, उसके बाद अडेप्टेशन ऑफ मसल्स ऑन वेरियस एक्टिविटी, जी जो और अडाप्ट जी, उसके बाद जब अडाप्टेशन में जब पे आएगा, वहाँ पे आम मसल के साथ साथ हम कार्डियक मसल और स्मूथ मसल को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। जी और आगे। सर लास्ट टॉपिक है मसल्स इन वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। जी हॉलो ऑर्गन में स्मूथ मसल आ मतलब जाएंगे, और स्मूथ मसल भी आ जाएंगे, और हार्ट भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे उसमें। सर मतलब ये कि गाइटन से तकरीबन अगले 3 चैप्टर जो से जी हैं वो तकरीबन, भी साथ ही इस लेकिन चैप्टर के ये साथ। 3 चैप्टर में मसल का ज्यादा होगा, और जो बाकी हैं वो एक एक क्वेश्चन की शक्ल में, हार्ट और स्मूथ मसल एक एक क्वेश्चन, और जो स्केलेटल मसल है उसकी डिटेल्स हमने पढ़नी। ओके सर। सर अब हमने ये वाला टॉपिक ना करें, इसके अंदर ये जो आपने कहा था कि क्वेश्चन के लिहाज से मायोसिन और एक्टिन कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर मूव हाँ जी करते हैं हाँ जी, फिलामेंट्स। नहीं नहीं वो करना है अभी अपने। वो दरमियान में एक टॉपिक था जिसमें उसकी डिटेल, वो टॉपिक ये था, उसका हेडिंग ये था कि ये कैसे अपनी जगह पे रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है हमें, तो ये भी पढ़ना है हमने। ये जो हमारा अगला टॉपिक जो है पढ़ने वाला वो ये है, क्योंकि ये बताएगा कि वो मूवमेंट हो कैसे रही है, एक्चुअल कैसे मूवमेंट हो रही है, ये भी पढ़ना है। और वो जो दरमियान वाला जो छोड़ा है, क्योंकि गाइटर में चीज़ों की डिटेल ज़्यादा होती है, हमें वो नहीं चाहिए होती, जहाँ पे वो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं या एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन दरमियान वाले वो नहीं चाहिए होते हैं, हमें इसको समराइज करके एक क्वेश्चन की शक्ल में लेके आना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें, और ये पूरा चैप्टर समझे कि 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ इसके, जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो ये चीज़ें ये नहीं चाहिए हमें, ये चीज़ यहाँ पे नजर आ रही हैं, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स को इन ये भी पढ़नी पड़ती हैं साथ। जी अब ये चूँकि 40 मिनट से ऊपर हो चुका है जी, ये बंद हो जाएगा सिविक जोन, इसलिए आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। हाँ बेटा, ये 53। नेक्स्ट मंडे से जो पीरियड में एक्स्ट्रा आपके ले रहा था, तो सीटीए ने लेने हैं, तो मैडम अक्सा आपकी क्लास लेंगी मंडे से। आपका जो 2 पीरियड हैं फालतू फालतू में इनके जो खाली, जो मैं ले रहा था, मैंने एक्स्ट्रा पीरियड लिए आपके 1-2 जो हैं, वो अब मैडम अक्सा लेंगी, और वो आपको एंडोक्राइनोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ। सर अटेंडेंस लगा दें। जी 853 ठीक। और क्यों रह गया अटेंडेंस वाला बच्चा? सर जी मेरी शायद नहीं हो रही कई दिन से ना, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती है क्लास। जी मैं आपकी क्लास लगा देता हूँ, नहीं आपकी हाजिरी चल रही है। चलिए जी टाइम काफी हो गया, जिसलिए अल्लाह हाफिज़। 43 मिनट हो चुके हैं हमें। अल्लाह हाफिज़।